Hi everyone, welcome back to my classes। और आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई और उसके मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लेके। तो सबसे पहले आरबीआई आरबीआई सेंट्रल बैंक है। आरबीआई के अंदर टू टाइप्स के बैंक आते हैं। वन इज शेड्यूल बैंक, अदर वन आर नॉन शेड्यूल बैंक। अब जो शेड्यूल बैंक थे इन्होंने डिसाइड कैसे किया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1965 में। उसके अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि जिन बैंक की वर्किंग कैपिटल मोर देन 5 लाख होगी वो हमारे शेड्यूल बैंक हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन बैंक्स की वर्किंग कैपिटल लेस देन 5 लाख होगी वो हमारे नॉन शेड्यूल बैंक हो जाएंगे। अब शेड्यूल बैंक के अंदर इन्होंने डिसाइड किया और बैंक्स को ऐड अप करने की। तो शेड्यूल बैंक में हमारे टू टाइप्स के बैंक आते हैं। एक होता है कमर्शियल बैंक, सेकेंड वन होता है कोऑपरेटिव बैंक। अब जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। वन इज पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन एंड रीजनल। अब जो पब्लिक बैंक है वो हमारा एसबीआई हो गया या बीओबी हो गया। प्राइवेट में हमारा आईसीआईसीआई आ गया, एचडीएफसी आ गया। फॉरेन में हमारा एचएसबीसी आ गया। रीजनल में हमारा रूरल बैंक्स आ जाते हैं जो रिमोट एरिया में इन्होंने स्टार्ट किया है, रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये इनका क्या काम होता है? ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं किसको? बिजनेसेस को। ठीक है, बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेस को या कोई भी डिफरेंट टाइप का जो बिजनेस होता है वो ये कोऑपरेटिव बैंक्स देखते हैं। अब आरबीआई स्टेब्लिश कब हुआ था? अप्रैल 1, 1935। किसके, कौन से एक्ट के बाद? एक एक्ट आया था आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद 1935 में आरबीआई बैंक स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। अब जो 1926 में क्या हुआ था, हिल्टन यंग कमीशन ने इसका जस्ट रिकमेंडेशन दिया था, सजेशन दिया था। उसके बाद 1935 में आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया सेम 1934 के एक्ट के ऊपर। 1949 में इंडिपेंडेंस के बाद ये बैंक नेशनलाइज हो गया। इससे पहले ये बैंक प्राइवेटली काम कर रहा था। अब आरबीआई के कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहला है मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी में ये क्या करता है? फॉर्मुलेट करता है, इम्प्लीमेंट करेगा और मॉनिटर करेगा डिफरेंट पॉलिसीज़ को जो हेल्पफुल होगी। और क्या करता है? ये प्राइस स्टेबिलिटी लाता है मार्केट के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये क्या करता है? पब्लिक का कॉन्फिडेंस लाता है बैंकिंग सिस्टम में, जिसके बिहाफ पे जो कस्टमर्स हैं या पब्लिक है बैंक में पैसा सबमिट कराती है। अगर कोई ऐसी पॉलिसीज़ ही नहीं होगी तो क्या नॉर्मल पब्लिक जाके बैंक में सबमिट कराएगी? पैसा नहीं कराएगी। तो ये रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल सिस्टम को और देखता है, जिसकी वजह से पब्लिक का इनमें कॉन्फिडेंस आता है। डिपॉजिटर्स का पैसा प्रोटेक्ट करता है, ये इंटरेस्ट देता है उन्हें, एंड सो ऑन। अब मैनेजर्स है फॉरेन एक्सचेंज का, ये एक्सटर्नल ट्रेड को भी देखता है, एक्सटर्नल ट्रेड के देखता है और उसकी पेमेंट और प्रमोट करता है डेवलपमेंट के लिए, टाइमली डेवलपमेंट के लिए ये उसको भी देखता है। इशूअर ऑफ करेंसी है, आरबीआई से हमारी करेंसी इशू होती है। एडिक्वेट अमाउंट में ये करेंसी को फॉर्मुलेट करता है मार्केट के अंदर। अगर ज़्यादा कर देगा तो क्या आएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। कम कर देगा तो क्या होगा? तो बहुत लोगों के पास परचेजिंग पावर, जो परचेजिंग पावर होती है वो बहुत कम हो जाएगी। अब है डेवलपमेंट रोल।
ये डिफरेंट रेंज के प्रमोशनल फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है नेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए, जो नेशनल ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं कंट्री के लिए। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी एड प्रोवाइड करता है डिफरेंट गवर्नमेंट काम के लिए। बैंकर्स टू बैंक है, ये तो हमें पता ही है, सारे कमर्शियल बैंक्स को ये फंडिंग प्रोवाइड करता है, जिससे आगे पूरा मार्केट में मनी रेगुलेट हो रखा है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, जो भी मार्केट में मनी है उसको ये कैसे कंट्रोल करता है, उसके ऊपर दो तरीके से करता है, एक क्वालिटेटिव मेथड है और एक है क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, ये था आरबीआई के ऊपर थोड़ा सा। अब इसकी हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ देखते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो सबसे पहले है इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है कुछ इसके, कुछ डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में इसका बैंक रेट, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आ जाता है। वहीं डायरेक्ट में क्या आता है, सीआरआर एंड एसएलआर। ये इसको हम आरबीआई बोलेंगे, यहाँ पे बैंक, और ये हो गया हमारा कस्टमर। इसको हम एक एग्जाम्पल के लेके समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सीआरआर देखते हैं। अब कस्टमर के पास पैसा है, वो बैंक में जमा करा देगा, लेकिन जो बैंक है वो उसको पूरा नहीं रख सकता, उसे कुछ अमाउंट आरबीआई को देना पड़ता है, उसी को हम सीआरआर बोलते हैं। अब जो सीआरआर है वो कितना परसेंट है, 4% है। तो सपोज़ कस्टमर ने 100 रुपीज़ अगर सब में डिपॉजिट कराए हैं बैंक में, तो बैंक पूरा 100 नहीं रखेगा, इसका 4% ही रखेगा, और 4% वो यहाँ जमा करा देगा और बाकी का बचा हुआ वो खुद रखेगा। ठीक, सेम। अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों होता है, सपोज़ कि बैंक कस्टमर ने तो बैंक को पैसा दे दिया, अब वापस कस्टमर को किसी इसको पैसे की ज़रूरत है और वो बैंक के पास आता है और बैंक को बोलता है कि मेरा पैसा दो, मुझे चाहिए, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास तो पैसा था ही नहीं, क्योंकि मैंने तो पूरा का पूरा लोन दे दिया किसी और को। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए जो बैंक्स हैं वो कुछ अमाउंट का आरबीआई के पास डिपॉजिट करा के रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये है 18%। अब जब बैंक ने एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो का मतलब क्या है, बैंक के पास अब जब 100 रुपीज़ का उसने सबमिट कराया, उसमें से उसके पास तो 96 है ना, क्योंकि उसने 4% तो आरबीआई को दे रखा है एज क्या है, सीआरआर। अब जो 96 रुपीज़ है वो क्या करेगा, इस 96 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर देगा, किस में, या तो गोल्ड में करेगा या किसी एसेट में कर देगा, बैंक के पास बॉन्ड्स वगैरह में। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्ट कर दिया उसने, कितना, 18% वो इसमें इन्वेस्ट करेगा। ये किस लिए करता है, इन मीन टाइम अगर कस्टमर बैंक के पास आए और वो बोले कि मेरे को इतने का लोन चाहिए, तो क्या कस्टमर बैंक उसको मना तो नहीं करेगा। बैंक उस टाइम जो उसने ये जो लिया हुआ है एसएलआर के रूप में आरबीआई के पास सबमिट करा रखा है, वो उसके पास जाके बोलेगा कि मुझे ये दे दो, मुझे अपने कस्टमर्स को वापस देना है। और अगर इसमें कस्टमर ने इन्हें वापस नहीं मांगा तो ये आरबीआई के पास एज इट इज़ रहता है, और इनको जो बैंक है इस पर इंटरेस्ट भी गेन करता है टाइमली। अब है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट अभी है 4%। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक पैसे मांगने जाता है आरबीआई के पास कि
अब इसको हम एग्जांपल देखते हैं कि बैंक कस्टमर आया, कस्टमर बोलता है कि मुझे पैसे दो। ठीक है, उसने बोला कि मुझे तो 1000 रुपीज़ का लोन चाहिए, लेकिन बैंक के पास सफिशेंट अमाउंट नहीं था। तो वो क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा, बोलेगा मुझे लोन दे दो। अब वो उसे लोन देगा, तो जब ये बैंक से कस्टमर से लोन वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो आरबीआई भी तो इससे कुछ लोन वो लेगा ना इंटरेस्ट। तो आरबीआई बोलता है ठीक है मैं तुम्हें लोन दे दूंगा, लेकिन उस पर तुम्हें 4% करके मुझे वापस देना होगा। तो ये होता है हमारा रेपो रेट, जब बैंक आरबीआई के पास जाके पैसे लोन लेता है। अब वही रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई बैंक के पास जाके बोलता है कि मुझे लोन दे दो। अब ये आरबीआई जाके उसके पास क्यों बोलेगा? या तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा हो चुकी है और उसको रेगुलेट करने के लिए ये बोलेगा कि मेरे को पैसे दे दो, और वो अपने पास रख लेगा। लेकिन जब आरबीआई उस पर लेता है, बैंक से लोन लेता है, तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है। ये है हमारा 3.35%। ये हमेशा इससे कम होता है। अब इन दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप है कि अगर हमारा रेपो रेट ज़्यादा होगा, तो जब कस्टमर लोन लेने आते तो उस पर भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारा यही कम होगा तो उस पर भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे क्या बोला था कि तुम लोग अपना रेपो रेट कम करो। रेपो रेट कम करने से क्या होगा, जो कस्टमर होगा उनके हाथ खुल जाएंगे और वो जाएंगे लोन लेने, क्योंकि उन्हें तो इंटरेस्ट कम देना है। तो वो तो खुशी खुशी जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट। लेकिन वो कैसे कम हुआ? क्योंकि आरबीआई ने उस पर इंटरेस्ट कम किया। आरबीआई ने इंटरेस्ट कम किया तो रेपो रेट कम हो गया। अब बैंक जब आरबीआई बैंक इंटरेस्ट कम ले रहा है, सॉरी आरबीआई जब बैंक को दे रहा है उस पर कम इंटरेस्ट ले रहा है, तो आगे वो कस्टमर को भी तो कम में ही देगा। अगर वहीं इसको ये बढ़ा के इस रेपो रेट को 8% कर दे सपोज, तो जो कस्टमर को इंटरेस्ट देना होगा वो भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये इस टाइम करता है जब मार्केट में मनी को रेगुलेट करना होता है आरबीआई को, तब करता है रेपो रेट। अगर कम कर दिया, रेपो रेट कम हो गया, तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे कि ठीक है मेरे को पैसे दे दो, मैं जाऊँगा और लोन ले लूँगा, क्योंकि इंटरेस्ट कम देना है। वहीं अगर ज़्यादा हो गया तो क्या बोलेगा, तो कोई भी जाएगा पैसे लेने? नहीं जाएगा। वो बोलेगा भाई हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो हम क्यों लोन पे पैसे खरीदें। ठीक है, अब है मार्जिनल स्टैंडिंग। जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वहीं जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बैंक रेट डिसाइड करता है बैंक, रेपो रेट डिसाइड करती है आरबीआई। अब जो एमएसएफ है, एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है ये एक लिक्विड सपोर्ट एग्रीमेंट होता है जो आरबीआई प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को। अगर और ये 4 नाइट के लिए ही होता है, ज़्यादातर जो एमएसएफ होता है वो 4 नाइट के लिए होता है। ठीक है, बस यही था आज की क्लास में। थैंक यू।